अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक एट 7। मेरे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सच टीवी सजाद तरीन साहब। सजाद साहब कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक। सर बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आज हमने बात करनी है। मैं ज़रा अपने नाज़रीन के साथ भी वो शेयर कर लूँ, फिर आपसे हम एक एक करके उस पर तज्ज़िया भी लेते हैं। सबसे पहले तो महंगाई का मसला है नाज़रीन। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जो कि $81 से लेके $84 तक, यानी $81 से लेके $84 तक हैं। ये कीमतें बढ़ती हैं तो जाहिर है पेट्रोल पर असर पड़ेगा। हमने पेट्रोल पूरी दुनिया से ख़रीदना है, हम खुद कफ़ील मुल्क नहीं हैं पेट्रोल की सूरत हाल पर। लेकिन 2011 और 2008 में थोड़ी डिफरेंट ये थी कीमतें। $145 पर पेट्रोल गया 2008 में, लेकिन उस वक्त की जो पेट्रोल की कीमत थी वो 64 से लेके 78 रुपीज़ थी। फिर 2011 में $111 पर बैरल पर पेट्रोल गया और उस वक्त की कीमतें 88 रुपीज़ से लेके तो 94 या 95 या 96 या 98, इन 3-4 के दरमियान फिगर थी, 100 से कम। इस वक्त $100 से कम है पेट्रोल और हमारी कीमत $100 से ऊपर है, 138 पे। ऐसा क्यों है? इस पर हम आज बात करके देखेंगे। डॉलर की डायरेक्ट जो मुश्किलात हैं वो किस तरह से इकॉनमी पर पड़ रही हैं। दूसरी तरफ आज इजलास हुआ कौमी असम्बली का, अपोजिशन लीडर बड़े गरजे बरसे उन्होंने महंगाई पर बात की और फिर डिफेंड किया असद उमर साहब ने भी और फवाद चौधरी साहब ने भी महंगाई को। और आज एक अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान दरियाब रोड पर पेश आया जहाँ पर धमाका हुआ है, उस पर भी आज बात करेंगे। और NCOC के एक ऐसी चीज़ जहाँ पर कोरोना की सूरत हाल को कंट्रोल करने और उसके एदाद शुमार के हवाले से हमें आगाह किया जाता है, वहाँ का दौरा किया वज़ीर आज़म और जनरल कमर जावेद बाजवा ने। बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं अपनी बात शुरू करने से पहले चाहूँगा ज़रा फवाद चौधरी साहब ने महंगाई को जिस तरह से डिफेंड किया है, जो कुछ उन्होंने कहा है वो ज़रा मैं प्रोड्यूसर से अपने रिक्वेस्ट करूँगा हमें सुनवा दें, फिर मैं ज़रा सजाद तरीन साहब की तरफ चाहता हूँ। देखिए, हम लोग तो इलाका सियारे पे नहीं रह रहे। पूरी दुनिया में अगर तेल की कीमत ऊपर जाएगी, पाकिस्तान में भी ऊपर जाएगी। जब कम होगी यहाँ पे भी कम हो जाएगी। तो लोग जो है वो इस चीज़ को समझते हैं। एक हर वक्त एक सियासी सौदाबाजी में जो लोग लगे रहते हैं, लोग उनको सिर्फ मजाक के तौर पे लेते हैं। सजाद तरीन साहब किसी और सैयारे पर नहीं रह रहे हैं। 2011-2008 में कहीं और रह रहे थे हम लोग। देखिए अरसलान साहब, आपने अपने इंट्रो में जो फिगर्स बताए डॉलर्स के और उस वक्त का आपने रेट बताया, उनमें और आज में फ़र्क है। हुक्मरान जो होते हैं, जो लीडर होते हैं कौम के, जो कौम के कायद होते हैं, वो कौम को ये नहीं कहते क्योंकि पड़ोसी मुल्क में रोटी नहीं मिल रही तो आपको रोटी कहाँ से ला के दी जाए, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में दवाइयाँ महंगी हैं तो यहाँ भी महंगी होंगी। दुनिया में पेट्रोल महंगा है। जो कायद होता है, जो लीडर होता है, जो विजन होता है जिसके पास, वो उस मसले को हल करता है कि हम अपनी आवाम को रिलीफ कैसे दें, हम अपनी आवाम को कैसे इस मुश्किलात से निकालें, क्योंकि हमारे यहाँ जो माशी सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। लोगों को गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई में इजाफा है और बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई हैं। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप मुझे बता रहे थे कि 17,000 रुपये तनख्वाह है, लोग बच्चे कैसे पढ़ाएंगे, फ़ीसें कैसे देंगे, बिजली का बिल कैसे भरेंगे। जो बिजली का बिल आए रोज़ बिजली महंगी हो रही है, अब भी महंगी होगी, पेट्रोल महंगा कर दिया इन्होंने। तो ये जो बातें, ये कह के क्या आवाम को आप तसल्ली दे रहे हैं कि जी क्योंकि वहाँ महंगी है इसलिए यहाँ भी महंगी है, दुनिया में महंगी। अब इसका हल क्या है, इसका मुतबादल क्या है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो 136 दिन यहाँ पर आवाम को ख्वाब बेचते रहे, आवाम को ख्वाब दिखाते रहे कि मैं जब आऊँगा तो रियासत मदीना बन जाएगी, लोगों को इंसाफ मिलेगा, महंगाई नहीं होगी। खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जब महंगाई होती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, जब टैक्स नहीं लोग देते तो वज़ीर आज़म चोर होता है। आजकल सोशल मीडिया पर ये क्लिप्स बड़े वायरल, सारी बातें प्राइम मिनिस्टर ने खुद कही ना। बात यह है कि हम मुश्किल में आवाम को कैसे निकालें, ये सोचना है। 22 साल कहते हैं हमने स्ट्रगल की, 22 साल में एक वज़ीर ख़जाना नहीं बना सके अपना। असद उमर को लाए और जब पाकिस्तान की ये हिस्ट्री लिखी जाएगी, ये कम अज़ कम इनका जब दौर लिखा जाएगा तो असद उमर को पाकिस्तान के नाकाम वज़ीर ख़ारजा खुद, अब वज़ीर ख़जाना खुद हुकूमत ने करार दे के निकाला है। आने से पहले कामयाब तरीन वज़ीर ख़जाना करार दिया जा रहा था असद उमर साहब का। वो बयान आज भी सबको पता है, कौमी असम्बली में खड़े होकर उन्होंने
फरमाया था कि मैं पेट्रोल 46 रुपये पे ले आऊँगा, मैं पेट्रोल को यूँ कर दूँगा और आप लोग ज़्यादती करते हैं। वज़ीर आज़म साहब खुद भी ये कहते थे। सर ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब की आज आपने तमाम तर वो तकरीर भी सुनी, वो भी ये रियासत मदीना में इंसाफ होता है, फिर उन्होंने महंगाई की बात की, कमर तोड़ दी, रियासत मदीना में ऐसा नहीं होता। लेकिन सर ये तो सारी तकरीरें हैं, फिर इसका जवाब भी दिया। एक वो काउंटर नैरेटिव फवाद चौधरी साहब का आया, आपने सुन भी लिया। असद उमर साहब भी यही कह रहे हैं कि दुनिया के हालात बदल रहे हैं। ठीक है, बात सही है कि बदल, लेकिन सर अगर ये फूड इन्फ्लेशन, ग़िज़ाई महंगाई, अगर इसमें हम फंस गए तो क्या हम कोई ऐसा मुल्क बन सकते हैं जो तरक्की कर सके? देखिए, बदकिस्मती ये है कि हम गंदम पैदा करने वाले हैं जी। गंदम हम पैदा करते हैं और हमारे यहाँ आटा में। सर 8वां बड़ा मुल्क होता था गंदम। अब सूरत ये है कि हमारे यहाँ शुगर मिलें हैं, गन्ना हमारे यहाँ है। आज भी किसी बता रहे थे न्यूज़ में कि कोई 1-2 ट्रक पकड़े गए हैं, कोयटा और अफगानिस्तान के लिए जा रहे थे यहाँ से चीनी लेके। बात यह है कि चीनी भी यहाँ पैदा होती है, गंदम भी यहाँ पैदा होती है और हमें नहीं मिल रही, हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही है। जब हम बाहर से मंगवाएंगे तो डॉलर का रेट जो है वो ऊपर जा रहा है, डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, वो हमें महंगी पड़ेगी। क्यों नहीं हम अपने मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा करते, ये माहौल बनाते कि यहाँ गंदम ज़्यादा हो और बाहर ना जाए, यहाँ चोर बाजारी ना हो और लोग चोरी ना करें और यहाँ गंदम रहे ताकि लोगों को कम से कम खाने पीने की चीज़ें। अच्छा सर, एक बात बताएं, ये जो आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इन पर हम भी तनकीद करते रहे, आप तो खुद सारी चीज़ों पर लिखते भी, तनकीद भी करते आ रहे हैं। यही चीज़ें होती थी ना कि अगर इनकी रोकथाम हो जाए तो बेहतरी हो जाए। इसी पर वज़ीर आज़म इमरान खान को वोट भी पड़े थे। 3 साल तो हो गए। मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो आवाम को 136 दिन ख्वाब दिखाए थे ना वहाँ खड़े होकर डी चौक पर कि हम आएंगे तो करोड़ों नौकरियाँ हो जाएंगी। करोड़ों नौकरियाँ तो नहीं, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं। उसके बाद तमाम इंडस्ट्री जो है वो बैठ गई है। मीडिया इंडस्ट्री का आपको पता है, मुझे पता है, जिससे हमारा ताल्लुक है कि उसका क्या हशर हुआ है। बड़े बड़े नामवर लोग जो हैं वो घर बैठे हुए हैं। अच्छा, इंडस्ट्री बैठी है, सारी इंडस्ट्री बैठ गई है, कोई रोज़गार के नए मौके नहीं पैदा किए गए। कोई माशी सरगर्मियाँ जो हैं, इन्होंने कहा जी हम खुदकशी कर लेंगे और IMF के पास नहीं जाएंगे। फिर ये IMF के पास पहली दफ़ा जब गए, लेट हो गए, उसमें सऊदी अरब से पैसे लिए, इधर से लिए, मुल्क की मुआशी हालत इनसे संभाली नहीं गई। सर 1 अरब कर्जा वापस करते हैं, $1 अरब, तो 1 अरब लेने की तैयारी भी कर लेते हैं जी। अब मुझे बताएं सर, वज़ीर ख़जाना का आपने बड़ा इंपॉर्टेंट खुद जिक्र किया है। कई वज़ीर ख़जाना बदले, कुछ दिन के भी आए, हमाद अज़हर की तरह कुछ दिन में आए चले गए। मुशीर ख़जाना जो इस वक्त हो चुके हैं, मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब, ये वज़ीर ख़जाना थे, अब मुशीर ख़जाना हो गए, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनका कौमी असम्बली में कोई रोल नहीं है, ना सेनेट में कोई रोल है, तो वो ज़्यादा देर नहीं रह सकते थे जितना एक टाइम वज़ीर आज़म थे। अब हम IMF से डील करेंगे तो मुशीर ख़जाना किस कैपेसिटी में डील करेंगे? ये एक बड़ी अजीब से मामला है। अब सूरत ये है कि मुशीर ख़जाना वो जो मुज़ाकरात की टीम है उसे हेड नहीं कर सकते। अब सेक्रेटरी ख़जाना वो कर भी रहे हैं, अब सेक्रेटरी ख़जाना करेंगे, ठीक है। अब उनकी वो वाली हैसियत नहीं रही। ये हुकूमत जो है, ये नलायकियों की दास्तानें इनकी लिखी जा रही हैं। ये इस दौरान शौकत तरीन साहब को सेनेटर नहीं मुंतखब करा सके कहीं से, जबकि KP में ये करा सकते थे, पंजाब में इनके अपने लोग बैठे हुए थे, ये उनको नहीं करा सके। हफीज़ शेख साहब को नहीं करा सके। हफीज़ शेख साहब को नहीं, हफीज़ शेख साहब तो आपको पता है यहाँ से यूसुफ रज़ा गिलानी के हाथों शिकस्त खा गए थे। इसी बात का उनको खौफ था कि ऐसे ना हो कि शौकत तरीन को भी ले जाएँ तो पता चले ये भी फारग हो गए हैं तो फिर वजारत से भी जाना पड़े। ये सारे मसाइल हैं और इन मसाइल का इनके पास कोई हल नहीं है। जहाँ तक ये IMF की बात है, IMF का जो फ्रेमवर्क है वो किसी सियासी जमात के पास उससे निकलने का कोई वो नहीं है कि कोई फार्मूला दे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, ANP हो, मौलाना फजल रहमान हो, महमूद खान अचकज़ई हो या कोई PTI हो। IMF का फ्रेमवर्क जो है उससे निकलने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता जब तक कि ये मुतबादल के तौर पर कोई मुआशी निज़ाम नहीं देंगे। ये मौजूदा जो मुआशी निज़ाम है इसने पूरी दुनिया को बरहना कर दिया है और पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे गिरते जा रहे हैं। और हमारे जैसे मुल्क जो हैं, हम जो वैसे ही मतलब हम पिसे हुए हैं, हमारे यहाँ तो अब या गरीब लोग हैं या बहुत पैसे। सर एक ब्रेक पर जाता हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगा तो ज़रा बात महंगाई के साथ साथ इस पर भी करेंगे। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की हमारे आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। इससे पहले अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकातें अपोजिशन के साथ भी हुई हैं। क्या मामलात हैं, किस तरह से आगे बढ़ना है इस मुल्क ने, और फिर इस वक्त जो मुल्क के सियासी हालात और माशी हालात हैं, इस पर हमें देखते हुए आगे बढ़ने के लिए क्या मरबूत पॉलिसीज़ हैं जिसको इख्तियार करना होगा। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक जी। और बहुत सारी अहम बातें हैं जिस पर बात करेंगे। सजाद तरीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तरीन साहब आप मुस्कुरा भी रहे थे, मैंने सोचा मुस्कुराते मुस्कुराते आपसे एक सवाल ही कर लूँ। सर काफ़ी सारी आपको पता है चहमगोइयाँ हो रही थी DGISI वाले नाम के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें थी। जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक साथ इकट्ठे दौरा किया NCOC का। कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आपको पता है कि अब नरमियाँ भी हो गई हैं, काफ़ी सख्तियाँ रही हैं कोरोना के हवाले से, तो तमाम तर बातें दम तोड़ गई हैं। सब ओके है सर? देखिए, एक तो मैं जो DGISI के हवाले से समरी चल रही है ना कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में समरी भिजवाई गई है, इस पर मैं किसी के सोर्स पर अदम एतमाद नहीं करता। हो सकता है बाकियों के सोर्स मुझसे बहुत बेहतर हों, लेकिन मेरे सोर्स ने मुझे बताया कि समरी में एक ही नाम है, जनरल नदीम का। जी ठीक, ये तो एक बात होगी। दूसरी, आपने ये कहा कि सब ठीक हो गया है। ये अगर हम अपने जो सीखते हैं, हम माजी के वाक़यात को देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये ठीक हो रहा है, माजी में जो कुछ हुआ उसको हम हाल में देखते हैं कि माजी में तो ऐसे हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म होने से 3 रोज़ या ग़ालिबन 4 रोज़ पहले, रिकॉर्ड पर है ये बात, छपी हुई है अखबारात में, तीनों सर्विसेज चीफ का एक बयान आया कि हम जमहूरी हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं और हम जमहूरी हुकूमत का साथ देंगे। ज़ियाउल हक़ की सरबराही में ये उन्होंने दिया और 3 या 4 रोज़ इस बयान को हुए, छपा हुए, और उसके बाद उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उठा के बाहर फेंक दिया और मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। ये आपने जो पूछा ना कि भाई वो ख़त्म हो गया, तो इस हवाले से मतलब उस वाक़या का इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ ना समझा जाए, लेकिन मैंने वैसे आपको बताया कि माजी में एक ऐसे वाक़या हुआ। में आपने तारीख के अब देखिए, अब ये जो प्राइम मिनिस्टर गए हैं साथ, आर्मी चीफ भी गए हैं, यकीनन बातचीत भी हुई होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर तनाज़ा है। वो तो मतलब कोई कहे या ना कहे, लेकिन वो गए हैं। कोरोना में NCOC की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये कहना है कि जी जो स्मार्ट लॉकडाउन वाली जो पॉलिसी थी कि वो की जाए, वो भी बहुत अच्छी रही है और हमने कोरोना पे काफ़ी कंट्रोल कर लिया। अब हम ऐसे लग रहा है कि जैसे फिर एक दफ़ा हम पुरानी मामूल की ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं। वो जो आपने सवाल किया था, वो सवाल अपनी जगह मौजूद है कि चीज़ें क्या हाल हो गई हैं, चीज़ें तय हो गई हैं। मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें उस वक्त तक तय नहीं होंगी, उस वक्त तक चीज़ ये नहीं कहा जा सकता चीज़ें तय हुई हैं जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से DGISI का बाकायदा नोटिफिकेशन सामने नहीं आता। बाकी चेन ऑफ कमांड तो आपको पता है चेंज होना शुरू हो गई हैं, गुजरांवाले की भी खबरें आ रही हैं, बाकी जगह पे आ रही हैं, तो इधर भी मतलब वो आ जाना है उन्होंने। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन है वो अब देखते हैं कब जारी होता है। नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो फिर तमाम अफवाहें जो हैं, तमाम रूमर्स जो हैं वो दम तोड़ जाएंगे। जुमे तक आपके पास क्या इख्तिलाफ है? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अगर तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो ये तो फिर उसी दिन ही हो जाना चाहिए था। इतना लंबा और तवील होने की ज़रूरत ही नहीं थी। और आपको एक और मैं सुनाऊं कि ये भी क्योंकि माजी के वाक़यात हैं ना, तो वो हालात ऐसे हैं कि वो बयान करते पड़ते हैं, हालांकि उन वाक़यात का इस सूरत से ताल्लुक़ नहीं है। आपको याद होगा जनरल खैनी जो थे, जिनकी मुद्दत मुलाज़िम में एक्सटेंशन की गई थी, तो यहाँ पर आई हुई थी हिलरी क्लिंटन जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। वो यहाँ आई, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी से मिली और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि किसी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत तौसीक़ का ऐलान जो है वो कौम से खिताब के दौरान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने किया था। आपके पास रिकॉर्ड में उनका खिताब पड़ा हुआ होगा। तो इधर से उनका जहाज़ जो है वो गया, उधर से उन्होंने उनकी वो कर दी। तो उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने जो है ना मुख्तलिफ़ कड़ियाँ मिलाई, मुख्तलिफ़ बातें की। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, जब तक नोटिफिकेशन हो नहीं जाता, तो जो रूमर्स बनाने वाली फैक्ट्री हैं वो तो चलती रहेंगी। अच्छा सर, अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात हुई, बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है डिस्कस हुई होंगी, अफगान सूरत हाल डिस्कस हुई, उस पर भी थोड़ी सी बात करूँगा, लेकिन अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात मरीम नवाज से भी हुई। देखें अरसलान साहब, आप कड़ियाँ बड़ी अच्छी मिलाते रहते हैं और चीज़ों को बड़ी अच्छी देखते रहते हैं, काम ही आप यही करते हैं सुबह से शाम तक, और दुनिया भर की आप ख़बरें भी मुझे बताते रहते हैं कि फ़लाँ इंटरनेशनल मीडिया में ये छपा, ये छपा। ये एक अच्छी काविश है आपकी, और आपने जो कड़ी मिलाई है वो भी तकरीबन ठीक मिलाई है मौजूदा हालात पर। ये बात ठीक है कि एक कुछ वफाकी दारुल हुकूमत के कुछ हल्के ऐसे हैं जो ये रूमर्स अभी तक इसको कहा जाए कि फैला रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं
मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हलकों के दरमियान जो गलतफहमी है उनको कम किया जाए। ख़त्म तो शायद ना हो सके कभी भी, उनको कम किया जाए और माहौल को ज़रा सा बेहतर बनाया जाए। आपकी बात दुरुस्त, चले मैं इसको अगर इस हद तक मान लेता हूँ कि किसी हद तक ये बात, लेकिन सर जो इस्तेमाल होता है किसी भी किस्म के डायलॉग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, बयान के लिए लैंग्वेज का, मुस्लिम लीग नून की फिल वक्त लैंग्वेज, शहबाज शरीफ साहब को अगर मैं हटा भी दूँ, मरीम नवाज़ की लैंग्वेज उस तरह लगती नहीं है। देखिए मरीम नवाज़ जो है ना, उसने तो मैं समझता हूँ कि मज़ाहमत का बयानी अपनाया हुआ है मियाँ नवाज़ शरीफ में भी, और जिस तरह फैसलाबाद में उनके जलसे में नारे लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कुछ लोग तो यहाँ इस्लामाबाद में ये कह रहे हैं कि शायद अब इस्टेब्लिशमेंट में वो पहले वाला ताकत और ये पहले वाली चीज़ नहीं रही, शायद वो कमज़ोरी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वरना ऐसे नहीं होता कि आप लोगों की और इदारों के सरबराह के नाम लेके और इस किस्म की गुफ्तगू करें और इस किस्म की नारेबाजी लगवाएं। बिल्कुल ठीक आपने कहा, मरीम नवाज़ का जो लब व लहजा है वो बहुत मज़ामती है और उसकी वो कीमत भी अदा कर रही है। मरीम साहबा 2-3 दफ़ा जेल जा चुकी हैं, हो सकता है आइंदा भी चली जाए। चीज़ है जो बयान, आपको याद होगा पिछले दिनों बहुत ज़्यादा ये चीज़ सर उठा रही थी कि शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ का बयानिया अलग, और जो शेख रशीद साहब अक्सर शीन मीम वाली बातें करते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं पुराना, ऐसे ही नज़र से गुजरा, मुझे उनकी बातों में भी बड़ी सख्ती लगी। उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें जमहूरियत होनी चाहिए, फर्स्ट लाइन के बाद सेकंड लाइन और थर्ड लाइन लीडरशिप को तैयार करना चाहिए। हमारे यहाँ फर्स्ट लाइन के बाद सेकंड लाइन और थर्ड लाइन लीडरशिप की तैयारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हम देखते भी हैं। बात दुरुस्त है। नहीं, एक सिर्फ आप पाकिस्तान को नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान, आप तीसरी दुनिया को देख लें, इंडिया में देख लें, गांधी ख़ानदान को देख लें, नेहरू ख़ानदान को आप देख लें, इसी तरह बांग्लादेश में आप देख लें और श्रीलंका में आप देख लें, इसी तरह पाकिस्तान में देख लें, लोग जो हैं वो किसी और को कबूल नहीं करते। मोहतरमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद, सर हमारे यहाँ का मेरा ख्याल है एक उमूमी बिहेवियर कह लें, हाँ, लोगों का मिजाज। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आपको बात सुनाऊँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जब वो जेल में चले गए तो उन्होंने शेख रशीद साहब थे, ये वाले नहीं, लाहौर वाले पीपल्स पार्टी वाले, बाबा सोशलिज्म के नाम से वो बहुत पॉपुलर थे, तो वो पार्टी के वैसे वाइस चेयरमैन थे, तो उनको ये कहा गया कि आप पार्टी के चेयरमैन संभाल लें। तो उन्होंने भुट्टो साहब को यही बात कही कि लोग मुझे नहीं मानेंगे और दूसरे ये जो जागीरदार वडेरे हैं पीपल्स पार्टी में जो मौजूद, ये भी नहीं मानेंगे। तो फिर ये फैसला किया कि ये क़यादत जो है बेगम भुट्टो को दी जाए। तो लोग जो हैं इन ख़ानदानों के अलावा किसी और को मानते भी नहीं है ना। अब मियाँ नवाज़ शरीफ फैमिली जो है, अगर मियाँ नवाज़ शरीफ को आप निकाल दें, मरीम नवाज़ को आप निकाल दें, आप यकीन माने शहबाज शरीफ को अपनी सियासी हैसियत का पता चल जाएगा। आज भी पंजाब में जो वोट है वो मियाँ नवाज़ शरीफ के नाम पे पड़ता है और लोग जो हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ से मोहब्बत करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत काम कराए होंगे, ऑरेंज लाइन बनाई है, मेट्रो बनाई है, मुल्तान बनाई, पिंडी बनाई, लाहौर बनाई, बहुत काम किए होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा काम चौधरी परवेज़ इलाही ने किए थे पंजाब में जब वो चीफ मिनिस्टर थे। और जब इलेक्शन हुए तो डबल 1 डबल 2 बहुत बड़ा कारनामा है। उसके बाद कंप्यूटराइज करना रिकॉर्ड्स को और बहुत सारी चीजें, स्कूल सिस्टम्स की बड़ी बेहतरी, लेकिन स्कूल किए, किताबें फ्री की, मार नहीं प्यार का उन्होंने पैगाम दिया और तब्दीली लाई, लेकिन ये सारी चीज़ों में वो कुछ नहीं हो सका ना। जब वोटिंग आई तो काफ लीग वाश हो गई सारी। तो आज भी वोट जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ का है, नवाज शरीफ का है। ठीक है सर, शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। ब्रेक से वापस आते हैं और आने के बाद अब जरा बात करेंगे अफसोसनाक धमाके की। कोयटा में हुआ, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने ये धमाका हुआ, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। अभी भी दुश्मन जो है वो ताक में बैठा है और जाहिर है कि हमारी कौम के साथ साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। हमारी कौम और हमारे जो लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नज़र रखनी होगी। वापस आते हैं इस पर तो ज़रा बात करते हैं। वेलकम बैक जी। जैसे कि मैंने कहा था कि ब्रेक से वापस आएंगे तो अफसोसनाक हादसे का जिक्र करेंगे। कोयटा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने धमाका हुआ, अब तक की जो इत्तलात हैं वो भी जानेंगे। और धमाके के बाद जो भगदड़ मच गई, भगदड़ के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को अपने घेरे में ले लिया।
काफ़ी लंबे अरसे से काफ़ी बेहतरी भी आई है, लेकिन उसके साथ साथ दुश्मन अपनी ताक में रहता है, जहां उसको मौका मिलता है वो इंसानियत को नहीं बख्शता। ये इंसानियत का दुश्मन है। पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो इंसानियत का दुश्मन है, चूँकि हमने बहुत लंबा अरसा तरीन साहब हमने कुर्बानियाँ दी, हमारी आवाम ने कुर्बानियाँ दी, फोर्सेस ने कुर्बानियाँ दी, तब जाके ये अमन आया कि पूरी दुनिया के लोग अब पाकिस्तान घूम फिर सकते हैं। अब्दुल गनी काकड़ हमारे ब्यूरो चीफ है कोयटा से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल गनी काकड़ साहब, पहले तो अब तक की तमाम तर इत्तलात ज़रा बताइएगा, क्या है, क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? देखिए अरसलान, ये धमाका आज कोयटा में सरियाब रोड पर वो जो इलाका जो अमूमन जिसको बहुत ज़्यादा शोरी ज़दा करार दिया जाता है, वहाँ पुलिस की एक वैन पर किया गया है और इस धमाके के नतीजे में एक जो पुलिस एहलकार है वो शहीद हुआ है। इसी तरह 16 दीगर अफराद जो हैं जख्मी हुए हैं, जिनमें 5 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। पुलिस हुकाम ने ये बताया है मौके से जो वहाँ से मुख्तलिफ जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं और कुछ ऐने शाहिदीन के जो बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं, उनके तनाजुर में ये बात की गई है कि दहशतगर्दों ने पुलिस की इस गाड़ी को उस वक्त निशाना बनाया जब वहाँ से वो गाड़ी गुजर रही थी। ये वो वैन है जिसमें अमूमन पुलिस की जब डिप्लॉयमेंट होती है किसी इलाके में तो वहाँ पे पुलिस को मुंतकिल किया जाता है। ये जो एहलकार निशाना बने हैं, इनमें भी अभी भी कुछ एहलकार ऐसे बताए गए हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। और इस हमले के बाद इस वक्त कोयटा में सिक्योरिटी जो है एक बार फिर हाई अलर्ट कर दी गई है और मजीद सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से मजीद बचा जा सके। सरियाब रोड पर और दीगर जो मुख्तलिफ इलाके हैं, यहाँ गुज़श्ता कई योम से कुछ एहतजाज भी जारी था और आज भी यहाँ पे कुछ एहतजाज किया जा रहा था लोगों की जानिब से। ये वाक़या कुछ ऐसे मौके पर किया गया है, वहाँ से हुआ है जहाँ ये एहतजाज कुछ वक्त पहले ख़त्म हो गया था, तो इसके बाद ही ये हमला किया गया। अगर उस वक्त ये हमला होता जिस वक्त वहाँ पे एहतजाज जारी था तो यकीनन नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता था, लेकिन चूंकि इंतजामात सख्त हैं और डिप्लॉयमेंट ज़्यादा की गई है तो इसी तनाजुर में दहशतगर्द अभी भी जो हुकाम है वो ये बताते हैं कि अपने जो मजमूम अज़ाइम हैं उनमें वो कामयाब नहीं हो सके हैं। जिस जाविये से ये हमला किया गया है उसका हदफ शायद बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो जो हमला है उसको हम कह सकते हैं कि उनके जो अज़ाइम हैं वो नाकाम हुए हैं। आज गनी काकड़ साहब, ये देखा गया है कि जब से तालिबान आए हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में कोई ये धमाकों में कुछ इक्का दुक्का इजाफा ज़्यादा हो गया है, तो क्या इसको उस पस मंज़र में भी देखा जा सकता है जो आज धमाका हुआ है? सजाद साहब, मेरे ख्याल में कई अवामिल कार फरमा है इस तमाम सूरत हाल में। एक तो एक चीज़ बहुत वाज़ेह है, उसकी वजह यह है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनी है तो वहाँ से जो बैनुल-अक़वामी शिद्दत पसंद एक तंजीम है दाइश, उनके जो शिद्दत पसंद हैं उनके मुख्तलिफ दावे सामने आए हैं और आपने देखा कि गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान यहाँ पे मुख्तलिफ जो कार्रवाइयाँ की गई उनमें इन दहशतगर्द तंजीमों की कई अहम जो सरगना थे वो भी मारे गए और इनकी जानिब से बाकायदा ये ऐलान भी किया गया कि वो अभी जो हमले हैं उनको बढ़ाएंगे पाकिस्तान में, और कुछ मुख्तलिफ जो वीडियो स्टेटमेंट्स इनकी बैनुल-अक़वामी सतह पर रिलीज हुई हैं उनमें भी ये दावे सामने आए हैं। तो ये यकीनन एक पहलू ये ज़रूर हो सकता है कि जो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो अब फिर ये जो फॉल्ट लाइन्स हैं इनको निशाना बनाने की कोशिश कर रही हैं और ज़ाहिर है बलूचिस्तान में जब इस तरह के हमले होते हैं तो इससे पूरे मुल्क पर असरात मुरतब होते हैं। इसी तनाजुर में आज इस इलाके का चुनाव किया गया हमले के लिए सरियाब रोड, चूँकि सरियाब रोड पर ये जो इलाका है यहाँ आपने देखा कि माजी में भी दहशतगर्दी के कई वाक़यात ऐसे रुनुमा हुए हैं जिनमें बड़े पैमाने पर कीमती जानें ज़ाय हुई हैं। तो आज ये जो हमला किया गया है अभी तक इसकी जिम्मेदारी तो किसी ग्रुप की जानिब से कबूल नहीं की गई है, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान जो हमले हुए हैं इनमें दोनों इन बड़े हमलों की जो जिम्मेदारियां हैं वो इन्हीं कालेदम तंजीमों की जानिब से कबूल। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़, तमाम तर तफसीलात और अब तक की जो सिचुएशन और डेवलपमेंट हुई इस पर बता रहे थे। तरीन साहब, मामला अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन जो बात कर रहे हैं वो कि काफ़ी अरसे से वाक़यात कुछ ना कुछ रोनुमा हो रहे हैं। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा तालिबान के आने के बाद ये मामला, चूँकि वो एक रियासत अभी अपनी सेटलमेंट के दौर में है तो जो अनासर वहाँ पे अब नहीं रह सकते वो भाग रहे हैं। लेकिन सर बलूचिस्तान हुकूमत अब ख़ुद सर्वाइवल की जंग लड़ रही है,
यहाँ पर सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो इस सर्वाइवल की जंग में किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखें, जो बलूचिस्तान हुकूमत का मसला है ना, वहाँ अगर आप सिविलियन सेटअप की बात करें तो वो तो मेरे ख्याल में अभी उलझा हुआ है। चीफ मिनिस्टर से उनकी अपनी पार्टी के लोग उनके गले पड़े हुए हैं, अदम अतमाद आया हुआ है, हंगामा आराई हो रही है, कोई मुका हो रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है, बहुत अजीब सी उसमें सूरत हाल बनी हुई है। कैसे चलेगी? सिविलियन सेटअप जो है वो तो मुझे लगता है कि उस तरह मुतहरक नहीं है, लेकिन ये करना पड़ेगा। और देखें, एक धमाका होता है किसी एहतजाजी मुजाहरे में धमाका हो जाना, एक कोई किसी और जगह पर हो जाना जहाँ आम पब्लिक को, पुलिस पर धमाका हो जाना, ये बहुत ख़तरे की घंटी है कि ये हमारे रियासती इदारों के लोग हैं। पुलिस जो है निशाना इससे पहले भी आपको पता है कि बनाया जाता रहा है पुलिस को, उनको निशाना जो बनाया जा रहा है, ये एक मैसेज दिया जा रहा है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत बलूचिस्तान को ख़ास तौर पर जो है सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। और ये जो इलाका है, जैसे अब्दुल गनी काकड़ साहब कह रहे थे कि यहाँ इस किस्म के वाक़यात पहले भी कई दफ़ा हुए हैं, तो यहाँ मैं समझता हूँ एक तो इंटेलिजेंस के जो हमारे सिविलियन इदारे हैं उनको उनकी तादाद बढ़ाना चाहिए, उनका काम ज़्यादा वहाँ बढ़ाना चाहिए कि आखिर कौन से अनासर हैं जो आते हैं और इसी रोड पर जो है आके धमाके करते हैं, लोगों को मारते हैं। एक बात बताइए, मैंने जो जिक्र किया था ना आपसे गवर्नमेंट के हवाले से, उसमें एक ज़ाहिर है कि सूबाई वज़ारत दाखिला है, उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जहाँ पर वज़ीर आला खुद इतनी परेशानी का शिकार हो, खुद उसको ना बताओ कि मैं वज़ीर आला रहना है, मुझे नहीं रहना, अदम एतमाद आने के बाद मेरा क्या होगा। हम 3 साल इसी में गुजारते हुए देख रहे हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए सब सर, लेकिन फैसले तो पार्लियामेंट ने करने होते बहुत सारी चीज़ों पे, खुद जाके तो नहीं खड़े हो जाएगा कोई ना कोई कि जी मैं सिक्योरिटी के लिए आ गया हूँ। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो है ना वो अपने मामलात खुद देखते हैं। अब चीफ मिनिस्टर का वहाँ जो मसला बन गया है, और चीफ मिनिस्टर पहले भी थे तो कोई इतने बेहतर उनकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही थी, और उनकी पर वो लोग जो है वो बहुत सारे नाराज़ थे कि उन्होंने बहुत सारी वजारतें अपने पास रखी हुई हैं, बहुत सारे वो किया हुआ है। वो अब लोग आपस में लड़ रहे हैं, नीचे जो सिक्योरिटी के हुकाम हैं, जो पुलिस है वो बेचारी निशाना बन रही है। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मुदाखल करनी चाहिए और इस मामले को जल्दी से जल्दी हल कराना चाहिए कि अगर अदम एतमाद आता है तो कोई और बंदा। बहुत शुक्रिया सजाद तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, कल भी मौजूद होंगे इंशाल्लाह। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।